नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। लोकसभा के चुनाव भी हो गए, केंद्र में सरकार भी बन गई और फिर इंतजार था जम्मू कश्मीर में कि कब विधानसभा के चुनाव होंगे। पार्टियों ने आपस में गठबंधन किया और गठबंधन के दम पर चुनाव लड़ा और कई ऐसे भी थे जो निर्दलीय उम्मीदवार वो भी मैदान में उतरे। लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत होती है गठबंधन की, क्योंकि गठबंधन के जरिए ही आप जो पार्टी होती हैं वो आपस में मिलकर समझौता करती हैं, वादा निभाती हैं और फिर आगे बढ़ती हैं, क्योंकि जो उनके पैरेलल होती है पार्टी उसे उनको हराना होता है और सत्ता पर काबिज होना होता है। जम्मू कश्मीर में भी यही हुआ, गठबंधन हुआ कांग्रेस और पीडीपी का, और माफ कीजिएगा एनसी का। कांग्रेस और एनसी का गठबंधन हुआ और जैसे गठबंधन हुआ तो दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा और चुनाव में जीत भी हासिल की। भारतीय जनता पार्टी ने भी 29 सीटें हासिल की और कांग्रेस ने 6 और एनसी ने 42 सीटों पर जीत हासिल की। लेकिन कांग्रेस और एनसी, क्योंकि ये दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे, गठबंधन किया था, तो इनकी कुल सीटें मिलाकर हो गई 48, यानी कि बहुमत से भी ज्यादा। और फिर बीच में ऐसा पेंच फंसा, जब सरकार बनाने की बारी आई तो कांग्रेस जो थी वो खफा हो गई और उसने बाहर से समर्थन तो दिया लेकिन सरकार में शामिल नहीं हुई। यानी कि 6 विधायकों में से 1 विधायक भी मंत्री नहीं बना। और फिर दौर जो शुरू होता है वो आरोप प्रत्यारोप का होता है। आपने देखा होगा पिछले दिनों किस तरह से आमने सामने हो गए। हालांकि एनसी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत आगे है, 42 उनके खुद के विधायक हैं, निर्दलियों ने भी समर्थन दे दिया है और जो सिंगल पार्टियों से चुनाव लड़े थे उन्होंने भी समर्थन दे दिया है और सरकार में बहुमत से हैं। लेकिन फिर भी अपनी सहयोगी है, साथी जो है सहयोगी, उनको साथ लेकर चल तो रहे हैं, लेकिन अब टकराव जो है वो सामने देखने को मिल रहा है। क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब ने साफ कहा है 370 को लेकर कि कांग्रेस अपनी स्थिति जो है साफ नहीं कर रही है। वो सरकार के साथ भले ही है लेकिन वो सरकार में नहीं है, और सोच लीजिए वो हमारे साथ भी नहीं है। हमारे साथ इन द सेंस की उस विश्वास में नहीं है जहां पर हम मिलकर फैसला ले सके। ये एक इशारा था जब उन्होंने बयान दिया था कि कांग्रेस सरकार के साथ नहीं है। तो अब जब राज्यसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर अब राज्यसभा के सांसदों को चुना जाएगा, ऐसे में अब देखना यह है कि दोनों की दोस्ती यहां पर काम आती है, गठबंधन का ख्याल रखा जाएगा, या फिर वही कि अब हम तो पावर में हैं, फुल मेजॉरिटी में हैं, आपकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि राजनीति ही एक ऐसी है चीज है, यहां पर वक्त आने पर सबको दोस्त बनाना पड़ता है, और जैसे ही आप ताकतवर होते हैं और देखते हैं कि अब हम इतने मजबूत हो गए हैं तो चलिए अपने दोस्तों को ही दगा दे देते हैं। तो क्या एनसी जो है वो दोस्ती निभाएगी, या फिर जिस तरह से कांग्रेस बार बार अपने बयान बदलती है और कहती है कि हम 370 का मुद्दा तो नहीं उठाएंगे लेकिन स्टेटहुड का मुद्दा हम लेंगे, तो यहां पर दोनों के टकराव सामने नजर आते हैं। और अब राज्यसभा के चुनाव हैं, 4 सीटों पर चुनाव होने में हैं। ऐसे में क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को एक रास्ता देगी या फिर अकेले ही चलेगी? अकेले चलने का दम भी है, क्योंकि 42 सीटें उन्होंने जीती। हालांकि उमर अब्दुल्ला 2 सीटों पर चुनाव लड़े थे और उन्होंने 1 सीट से
जो है वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और एक सीट अपने पास रखी है, तो 41 है। भारतीय जनता पार्टी भी ख्वाब देख रही है कि हमारा भी एक मेंबर, एक उम्मीदवार जो है वो राज्यसभा में चला जाए, क्योंकि भारतीय जनता की पार्टी ने उनके पास 29 सीटें थी। देवेंद्र सिंह राणा जी का देहांत हो गया, अब उनके पास 28 सीटें हैं। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो तिगड़म में लगी हुई है, रणनीति बना रही है कि हम भी यहाँ से एक ना एक सीट तो ले जाएं, क्योंकि राज्यसभा में हमेशा वो पार्टियां अपना उम्मीदवार ज़्यादा भेजती आई हैं जिन पार्टियों की हुकूमत होती है। 2014 के चुनाव हुए थे विधानसभा के, यहाँ पर 15 में सरकार बनी थी पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की। तब पीडीपी के 2, भारतीय जनता पार्टी के 1 और कांग्रेस और एनसी की तरफ से गुलाम नबी आजाद साहब उस वक्त राज्यसभा में गए थे। और पीडीपी की तरफ से फयाज मीर साहब गए, नज़ीर अहमद लावेज साहब गए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शमशेर सिंह मनहास गए थे, और जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से गुलाम नबी आज़ाद साहब गए थे, क्योंकि उन्हें एनसी का वहाँ से समर्थन था, तो इसलिए वहाँ पर पहुँच गए। और अब स्थिति ये है कि इन 4 सीटों के लिए दंगल जो है वो शुरू हो गया है, और एनसी जो है वो कांग्रेस को भी ललकार रही है, और कांग्रेस भी ये मानकर चल रही है कि हम भी अपना एक नुमाइंदा भेजेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक अपना कोई मंत्री वहां पर नहीं बनाया, क्योंकि ये सरकार में शामिल नहीं हुए। पहले तो ऐसा लग रहा था कि ये सरकार में शामिल हो जाएंगे और यहाँ क्या 2 जो पद होंगे शायद वो कांग्रेस को मिल जाएंगे, एक स्पीकर का और एक डिप्टी सीएम का, लेकिन उन्हें एक भी पद नहीं मिला। तो यही वजह थी वो सरकार से बाहर रहे, लेकिन सरकार मंत्रिमंडल से बाहर रहे और सरकार उन्होंने समर्थन दिया सरकार को, एनसी को। लेकिन अब ये जो तल्खियां इतनी बढ़ रही हैं, बयानबाजी जो इतनी आ रही है, क्या उस बयानबाजी का ये मतलब निकाला जाए राजनीति में कि एनसी जो है वो अकेले दम पर आगे बढ़ना चाहती है और अपने नुमाइंदों को ही आगे भेजना चाहती है, और जबकि कांग्रेस ये चाहती है कि चलिए मंत्रिमंडल में तो हम शामिल नहीं हुए, राज्यसभा का ही हमें टिकट दे दीजिए। तो क्या आने वाले वक्त में इनको टिकट मिलेगा? क्योंकि मुकाबला बहुत ज़्यादा कड़ा है, और कांग्रेस की भी उतनी हैसियत नहीं है कि वो एनसी को चुनौती दे या दबाव बनाए या ये एक धमकी दे कि भाई साहब अगर आप हमारे साथ नहीं है तो हम अपना समर्थन वापस लेते हैं। तो अगर कांग्रेस समर्थन वापस ले भी लेगी तो ये सरकार गिरेगी नहीं, क्योंकि इनके पास आज़ाद उम्मीदवार और 2 जो सिंगल पार्टी से लड़े थे उनका समर्थन भी है, आम आदमी पार्टी का और तारागामी साहब उनका। तो ये जो लड़ाई है अब बड़ी दिलचस्प हो गई है, और एनसी की तरफ से जो उम्मीदें लगाई जा रही हैं वो अजय सरोत्रा साहब, जो कि किसी ज़माने में एनसी का एक बहुत बड़ा चेहरा हुआ करते थे, विधायक रहे 2 मरतबा, बाकायदा इन्होंने मंत्री पद भी ग्रहण किया जब एनसी सरकार बनी थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये भी हार का ही शिकार होने लगे, और 2014 से लेकर अब तक ये जो 2 चुनाव हुए हैं दोनों हार गए। सज्जाद किचलू साहब वो भी 2 मरतबा हार गए हैं, उनका नाम भी राज्यसभा में भेजने की लिस्ट में शामिल हो रहा है कि इन्हें भी भेजा जा सकता है। तीसरा जो नाम है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा कि खालिद नजीब सोहारवर्दी, ये भी हारे हुए विधायक हैं, ये भी राज्यसभा जाने का सपना देख रहे हैं। चौधरी मोहम्मद रमज़ान ये भी हारे हुए हैं और इन्हें भी दिल्ली का टिकट चाहिए
राज्यसभा का, और फिर आगा महमूद साहब, इनका नाम भी उस फहरिस्त में है जो राज्यसभा में जा सकते हैं। लेकिन ये सारे के सारे जितने भी नाम हैं, तो चलिए इनको साइड में रखते हैं, लेकिन ये सारी एक रणनीति होती है कि किस तरह से आप उन विधायकों को इकट्ठा करते हैं, और जब चुनाव होते हैं तो बाकायदा राज्यसभा में भेजने के लिए आपको एक विक्ट्री मार्जिन चाहिए होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अपने ही दगा दे देते हैं। ये कई मर्तबा देखने को मिला कि कोई गुप्त वोट पड़ जाता है जो सारा खेल बिगाड़ देता है। और अब लड़ाई इसी की है कि एनसी कितने लोगों को अपना टिकट देती है और कांग्रेस कितनों को वहां पर भेजना चाहती है, और क्या कांग्रेस उस हैसियत में है वहां पर कि वो एनसी पर, निर्दलियों पर और दो जो सिंगल पार्टी के नेता उन पर दबाव बनाए कि भाई साहब हमारा भी एक नुमाइंदा भेज दीजिए। क्या कांग्रेस उस दहलीज पर है, या फिर वही कि चलिए आप ही सारे भेज दें। और इस लिस्ट में एक और नाम है, जाहिर सी बात है, जिस नाम का ऐलान जो है वो जब होगा तो सबको पता चल जाएगा कि हाँ जी परिवारवाद को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम इसमें सबसे आगे है, क्योंकि एनसी के वो अध्यक्ष हैं, एमपी रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, और बहुत देर से वो राजनीति से भी बाहर है। तो ऐसे में एनसी भी ये चाहेगी कि कोई तो हमारा जो है फैमिली का मेंबर उमर अब्दुल्ला साहब की, अगर मैं नहीं, क्योंकि मैं तो हार गया था एमपी का इलेक्शन, तो चलिए मैं नहीं तो पिताजी ही राज्यसभा में चले जाए। तो यहाँ पर परिवारवाद को भी एक बढ़ावा मिल सकता है, घर के सदस्य को ही राज्यसभा का सांसद बनाया जाए। तो ये नाम सबसे ऊपर है। तो चलिए अब बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की भी। भारतीय जनता पार्टी भी गठजोड़ में लगी होगी। 28 विधायक हैं, क्या 28 विधायकों में इतनी पावर होगी, एकजुटता होगी, या फिर वो मैनेज कर लेंगे निर्दलियों को भी कि भाई साहब हमारा भी एक आधा चक्कर लगा दीजिए, एक आधे का नाम वहाँ पर पहुँचा दीजिए। और उन नामों में कुछ नाम हैं जिनमें सबसे ऊपर नाम बताया जा रहा है वो है डॉक्टर निर्मल सिंह, जो डिप्टी सीएम रहे, स्पीकर भी रहे। कविंदर गुप्ता जी का भी नाम है, हालांकि दोनों एक ही बार विधायक रहे हैं और अब राज्यसभा का ख्वाब देख रहे हैं, क्योंकि इनको टिकट नहीं मिला इन चुनावों में, तो सोच रहे हैं चलिए यहीं से राज्यसभा चले जाएंगे, अपनी हाजिरी तो देनी है ना वहाँ पे कि हाँ हम भी कुछ यहाँ पर दम रखते हैं। और रविंदर रैना जी जो चुनाव हार गए, और हारे भी उस शख्स से जिसे इन्होंने पहले चुनावों में हराया था, यानी कि सुरेंद्र चौधरी जी से ये हार गए। और देखिए ये हारे हैं, इनको ये इनाम शायद इनाम के तौर पर मिल जाए कि चलिए हार तो गए, राज्यसभा में भेज देते हैं। तो वहाँ पर सुरेंद्र चौधरी को ये इनाम मिला कि इनको हराया, क्योंकि ये पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको डेप्यूटी सीएम बनाया। लेकिन क्या सवाल फिर वही कि क्या ये वो सब कुछ रणनीति तैयार कर पाएंगे? 28 विधायक है, कितने ही विधायकों को आप दूसरे जो विधायक हैं उनको अपने साथ ले लेंगे? बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। और एक नाम और है बाली भगत साहब का, जो पूर्व हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, और एक एससी का बहुत बड़ा चेहरा है। और शायद भारतीय जनता पार्टी इन पर दांव खेल सकती है कि संसद में अभी तक कोई एससी का चेहरा नहीं है, और चलिए हम बाली भगत जी पर ही दांव खेलते हैं। क्योंकि आपको याद होगा 2014 में जो 7 सीटें थी वो किस तरह से इन्होंने जीती थी यहाँ पर जम्मू में। तो एक बहुत बड़ा अपना एक प्रभाव भी रखते हैं, और 2 बार ये बाकायदा वो रहे हैं, विधायक रहे हैं। तो शायद इनके नाम पर भी चर्चा हो सकती है। फिलहाल अभी जम्मू कश्मीर से सिर्फ खटाना साहब ही हैं, गुलाम नबी क्या नाम है उनका, क्या नाम है? गुलाम अली खटाना। हाँ, मैं नाम भूल जाता हूँ अक्सर। गुलाम अली खटाना साहब इस समय राज्यसभा के वो सांसद हैं। हालांकि वो
उनको किसी ने चुना नहीं है, लेकिन वो नॉमिनेटेड हैं, यानी कि डायरेक्ट राष्ट्रपति जी ने उनको मनोनीत किया और वो राज्यसभा में पहुंच गए। लेकिन अब दिलचस्प ये है कि जम्मू कश्मीर से कौन कौन नेता जो है वो राज्यसभा में जाता है। क्या एनसी चारों सीटें जीत लेगी और चारों अपने ही विधायकों को भेजेगी, या कोई और भी होगा? खैर जो भी है, क्योंकि चुनना विधायकों ने है। जो राज्यसभा के सांसद होते हैं उन्हें विधायक ही चुनते हैं और फिर वो राज्यसभा में जाते हैं। तो ये जो विधायक हैं इन सब में एकता है, और भारतीय जनता पार्टी जिस अपने नेता को सामने लाएगी, क्या वो मैनेज कर पाएगी, बहुमत हासिल कर पाएगी कि हाँ देखिए हम चुनाव जीत के हैं, हमारा ये नुमाइंदा वहां पर जाएगा। फिलहाल कांग्रेस और एनसी आमने सामने, और भारतीय जनता पार्टी उस दहलीज पे है जहां पर उसे रणनीति बनानी पड़ेगी और दूसरे विधायकों को अपने साथ लाना पड़ेगा कि भाई साहब हमारी भी मदद कर दीजिए। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।